बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो लीक दंगल पर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी जंग का आगाज हो गया है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस अंदाज में रिहाई हुई है, इस पर भी तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च की रिहर्सल शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। कुछ आम फैसला जात किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपके सामने तफसील रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। किसानों का धरना आज चौथे दिन के अंदर दाखिल हो चुका है और आज 11 बजे की किसान रहनुमाओं ने डेडलाइन दी थी ताकि वो जिन्ना एवेन्यू से डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन इस दौरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर उनसे राब्ता किया है और अभी मेरी किसान रहनुमाओं से बात हुई है तो वो राणा सनाउल्लाह से और मुमकिना तौर पर शायद वजीर आजम से भी उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो मुलाकात के लिए तकरीबन 12 रुकनी वफद रवाना हुआ है। इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी वो अगली वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला किया है, आज एक और इजलास बनीगाला में हो रहा है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को दावत दी गई है कि लाखों लोगों को किस तरह सड़कों पर लेकर आना है, क्या हिकमत अमली होगी। एक हिकमत अमली ये तरतीब दी गई है कि फौरी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर तमाम बड़े शहरों के अंदर एहतजाज होंगे ताकि लोगों को मोबलाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए। इस हुकूमत की जो जालमाना पॉलिसीज हैं वो लोगों को एक मरतबा फिर बावर करवाई जाएं और पिछले महीनों के अंदर जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जानबूझकर इजाफा किया गया है, हालांकि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनके अंदर वाज़ेह कमी हुई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर 120-25 जो डॉलर है वो फी बैरल प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और इसके बावजूद 150 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा था। डीजल की प्राइसेस भी इसी तरह थी, लेकिन अब तो 85 डॉलर फी बैरल पर आलमी सतह पर कीमतें आई हुई है। इसके बावजूद जो है वो हुकूमत 235-25 रुपए लेकर भी अभी बड़ा एहसान किया है। इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल के जरिए नाजायज तौर पर कीमतों को बढ़ाया गया ताकि इसहाक डार को एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन ये तमाम चालें अब चूंकि लोगों के सामने है तो इसलिए ये जो है लगता नहीं है कि इन चालों के अंदर मुस्लिम लीग नून कामयाब हो। दूसरी तरफ जो है जो ही लॉन्ग मार्च की इतला मिली तो पिछले 2 दिन से तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान इस्लामाबाद के अंदर निकलते हैं, डी चौक पहुंचते हैं, कमांडो एक्शन करते हैं और एक रिहर्सल जो है लॉन्ग मार्च की वो शुरू हो चुकी है। आज भी एक मर्तबा फिर जो नौजवान है वो घरों से निकले हैं और सैकड़ों नौजवान नहीं बल्कि ये हजारों बन जाते हैं और उसके बाद डी चौक पर कंटेनर्स भी लगे हुए हैं। मजीद अब जो रेड जोन की सिक्योरिटी है उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है और ये नौजवान जो है इनका पुलिस के साथ जो आंख मचोली है उसका सिलसिला शुरू होता है और आज एक मरतबा फिर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो नौजवान है वो घरों से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज की जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीयत हुई है, इस पर बहुत सारे संजीदा सवालात हैं, कुछ कानूनी और कुछ जो है वो सियासी सवालात हैं जिन पर इस वक्त जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है। और पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रही है, क्योंकि अब जो चेयरमैन नैब हैं वो खुद उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं और जानबूझकर मरियम नवाज को जो है वो रिलीफ दिया गया है। और मरियम नवाज जो है वो उनके हवाले से कुछ बड़ी ही आम बातें हैं जो फवाद चौधरी सामने लाए हैं, वो मैंने आपके सामने इसलिए रखनी है ताकि अंदाजा हो कि ये जिस तरीके से बरीयत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पनामा केस चलता रहा और अकामा की बुनियाद पर जो है वो और नाजायज तौर पर जो जराए आमदन छुपाने पर नवाज शरीफ को नायल किया गया और आगे जो एहतसाब अदालत है वहां से ये सजा हुई थी। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि ये फैसला किया है कि इस केस की अपील नैब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपना चेयरमैन लगाया हुआ है, तो ये केस हम खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर जाएंगे। और गुज़श्ता रोज जो मुकदमा वो कहते हैं वो आया है उसके अंदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरा वालिद एक मेहनत कश आदमी थे। ये बात बिल्कुल ठीक थी। 1947 में शरीफ फैमिली जाती उमरा से लाहौर आई तो वो मजदूर थे, लेकिन इन 7 भाइयों ने मेहनत करके इतफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी जो 70 की दहाई में जो जुल्फकार अली भुट्टो थे उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया था।
80 की दहाई तक इन 7 भाइयों की एक ही फैक्ट्री थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे ज़ियाउल हक ने शरीफ फैमिली को वापस किया और 50 करोड़ रुपए का कर्ज उसे चलाने के लिए दिया। वो कहते हैं यहां से एक नई कहानी की इब्तिदा होती है और जनरल ज़ियाउल हक और दीगर जर्नैलों से शरीफ खानदान के ताल्लुकात कायम हुए और नवाज शरीफ वजीर आला बन गए। और फवाद चौधरी कहते हैं कि 1985 से 88 तक ये नवाज शरीफ वजीर आला रहा, जबकि 1990 और 97 के अंदर ये वजीर आजम रहे। और यहाँ पर इनकी कंपनीज की जो तादाद है, जो ही ये इक्तदार के अंदर आते हैं तो इनकी कंपनीज की तादाद जो है वो 27 हो जाती है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का जो असल पेशा है वो बैरून मुल्क पैसा मौजूद है। पाकिस्तान के अवाम को इसकी भिनक भी नहीं है। ये सिर्फ इस पैसे का मालूम है जो पनामा पेपर या इंटरनेशनल स्कैंडल्स के अंदर आया है। उन्होंने कहा जब इस तरह मुजरमों को आप सरेआम छोड़ेंगे, और फिर जो मरियम सफदर की 2 कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर थी, ये खुद शरीफ खानदान ने माना है, लेकिन इसके बावजूद जो जज साहब है उनका ये कहना कि अगर ये तस्लीम कर भी लें तो फिर भी नैब को साबित करना पड़ेगा, और नैब चेयरमैन इस वक्त जो है वो हुकूमत ने खुद लगाया है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ज्यादा ये मामला जो है, जो एक कौमी डाका पड़ा है, 1100 अरब रुपए के मुकदमात नैब तरामीम के जरिए माफ करवाए गए हैं, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ ने ले जाने का फैसला किया है। दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है ऑडियो दंगल। आपने देखा एक तरफ से मुस्लिम लीग नून की ऑडियो लीक होती है और वो ऑडियो जो है उसके अंदर वादे दिखाई देता है किस तरह शरीफ खानदान अपने जाती मफाद के लिए रियासती इदारों को और अपने ओहदों को इस्तेमाल करता है। फिर जो मुशावरत है वो किस तरह हो रही है कि जो पीटीआई के इस्तीफे हैं वो किस तरह कबूल करने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आजाद एक आईनी इदारा होना चाहिए बुनियादी तौर पर, और वो आईनी इदारा है, लेकिन वहां पर भी ऐसे लगता है कि डिक्टेशन ले रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर ऐसा ही जो फैसला है उनकी तरफ से आता है। तो अब इस तनाजर के अंदर जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की है और उसके अंदर कहा गया है, ये जो असद साहब है उन्होंने की है, असद उमर ने, चूंकि वो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दे रहा हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आदम नजीर तारड़, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, अयाज सादक और राजा परवेज अशरफ से इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। राना सनाउल्लाह, आदम नजीर तारड़ समेत नामजद शख्सियात के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हदायत की जाए। हाल ही में वजीर आजम और कुछ वफाकी मुदरा की जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्कैंडल है। जो हदायत दी जा रही हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम ओहदे हैं वो उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन चंद जो है वो पिक एंड चूज किया गया। चंद लोगों के जो ओहदे हैं वो खाली करार दिए गए और वो बाकायदा तौर पर उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए जो 11 की तादाद के अंदर थे, लेकर बाकियों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। हालांकि वो 11 लोग जो है वो भी वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। तो इस बुनियाद पर जो इस ऑडियो लीक के अंदर गुफ्तगू हो रही है, जिसमें आदम नजीर तारड़ है, राना सनाउल्लाह है और ख्वाजा आसफ हैं, इस तरह के जो लोग मुशावरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त हुकूमत जो है उस पर असरअंदाज हो रही है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये नौकर है शरीफ खानदान का, तो इसको तकवीयत ज़ाहिर पहुंची है। ये पूरा जो अमल हुआ है और पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो तमाशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, तो यहां पर ये एक बड़ी जो जंग है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आगाज हुआ है और इसके अंदर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्या फैसला करती है। अब पूरे पाकिस्तान में दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है उसके अंदर भी बड़ा जो टेम्परेचर है वो हाई हुआ है। शहर शहर रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज होंगे। 12 रबीउल अव्वल तक मिलाद की महफिल है और वो टेम्पो अगर नहीं भी बनता तो 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है वो चूंकि अगले 5 दिन के अंदर इमरान खान जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की 8वीं तारीख का, तो उसके साथ ही तैयारियों का आगाज होगा। दूसरी तरफ हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जितने ड्रामेबाजियां हैं वो सब उनकी नाकाम हुई है और आधे घंटे के अंदर पता चला है कि अगर ये कापी चोरी नहीं हुई, अगर चोरी हुई है तो फिर तो ये नजम सेठी और अहमद मीर ने दावा किया हुआ है उनके पास है, तो जाकर उनसे तलाश की जाए। बहरहाल जो बयानिया बनाया जाता है बहुत सारे टीवी चैनल को इश्तिहारात की मद में मुबैना तौर पर अब अरबों और करोड़ों रुपए लुटाने का
جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے تاکہ وہ پورا جو گھنگرو توڑ گروپ ہے طبقہ ملامتیہ وہ اس حکومت کی اتنی تعریف کرے، عمران خان کے خلاف اتنی کمپین کرے، اتنا ناچیں، جشن منائیں کہ وہ گھنگرو توڑ دیں. لیکن یہ الیکٹرانک میڈیا خود اپنی ساکھ جو ہے وہ خراب کر چکا ہے، اور باقی جو میڈیا ہے، ظاہر ہے بول نیوز ہے، اے آر وائی، وہ اپنے طور پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کبھی پیمرا ان کو نوٹس بھیجتا ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پر آج کل چونکہ کوئی معاملہ بھی چھپا نہیں رہتا تو ایک ٹرینڈ بنتا ہے. اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پر، اور انہوں نے جس طرح کی کمپین کی ہے تو وہ پورا جو منصوبہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے کا، گرفتار کرنے کا بنایا جاتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. لیکن اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کے خلاف بھی ایک محاذ کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی تفصیلی آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان دراصل آئندہ جو ہے وہ مرکز نگاہ بننے والی ہے، اور عوام کی جو توقعات تھی جیسے پاناما میں ہوا، جیسے باقی کیسز کے اندر ہوا، تو اگر انصاف کہیں سے مل سکتا ہے تو آخری دروازے کے طور پر یہاں دنیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں. آنے والے دنوں میں قانونی اور سیاسی محاذ پر بہرحال ٹمپریچر بڑھنے جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.